हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डिज्नी प्लस पर रिलीज हुए वांडा विजन के एपिसोड नंबर 3 के बारे में, जो इस बार इसकी लेंथ के हिसाब से पूरे आधे घंटे का था। और जी हां, उस आधे घंटे में पूरे 4 से 5 मिनट का टाइम क्रेडिट ले लेते हैं, यानी कि पूरा एपिसोड ऑलमोस्ट 25 से 26 मिनट का ही था। लेकिन इतने कम टाइम में भी एमसीयू की तरफ से काफी सारी डिटेल रिवील की गई है सीरीज से रिलेटेड, जिसे देखकर हो सकता है कि एमसीयू फैंस अपना मूड पूरी तरीके से बदल ले। हालांकि अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से क्रिटिक्स को इसके 3 एपिसोड्स दिए थे एक ही साथ देखने के लिए, वैसे ही फैंस के लिए भी इसके 3 एपिसोड्स को एक साथ रिलीज करना चाहिए था, ताकि लोग इन तीनों एपिसोड्स को बेंच वॉच कर ये दावे के साथ कह सके कि सच में वांडा विजन की सीरीज एमसीयू की तरफ से बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट की गई है, जो कि अब भी है। लेकिन पेशेंस कुछ लोगों का काफी ज्यादा वीक होता है, जिसके चलते इस सीरीज का रिस्पॉन्स इंडिया में फिलहाल तो उतना भी ज्यादा खास है नहीं। बट जो भी हो, मेरा काम है इसे एक्सप्लेन करना, जो कि मैं इस वीडियो में भी इसके एपिसोड नंबर 3 को करने वाला हूं, ताकि आपको उसकी सारी की सारी डिटेल्स पता रहे और हिडन मीनिंग भी, जिन्हें वांडा विजन की सीरीज में भर भर कर डाला गया है। अब मुझे ये भी बात पता है कि वांडा विजन के पूरे सीजन एंड होने से पहले इन सभी मिस्ट्रीज को सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए तो ये मिस्ट्री है जो अब भी पूरी तरीके से बनी हुई है, और ना ही कोई भी ये श्योरली कह सकता है कि ये शो किस तरीके से खत्म होगा और क्या क्या डिटेल्स एमसीयू की तरफ से रिवील की जाएगी। लेकिन हाँ, अब इंट्रो स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 1 और 2 को थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, जिसके पहले सीजन में हमें वांडा की मैरिज और वेस्ट व्यू में सेटल होता हुआ दिखाया गया। उसके बाद उसके दूसरे एपिसोड्स में बच्चों पर इतनी ज्यादा बात हो रही थी कि उसी एपिसोड के एंड में एक बी कीपर की एंट्री हुई और वांडा ने उस टाइम को रिवर्स कर शायद खुद को प्रेग्नेंट भी कर लिया। और अब इसके 2 एपिसोड्स के बाद सिनेरियो ब्लैक एंड व्हाइट से हटकर कलरफुल हो गई है। और हाँ, एक और बात, जिस तरीके से इसके एपिसोड नंबर 2 को एंड किया गया था, यानी कि हेक्सॉन के सिंबल में उस टाइम पर किसी का भी दिमाग और नजर उस पर उतनी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं गई थी जितनी अब इसके एपिसोड नंबर 3 में गई है। तो अब चलिए उसके आगे की स्टोरी जानते हैं, जहां आगे बढ़ने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग और साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस बार भी वांडा विजन के इस एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत 70s के पुराने सिटकॉम शो दी ब्रेडी ब्रंच की तरह की गई है। और यही नहीं, वांडा विजन के इस एपिसोड नंबर 3 के पूरे थीम को उसी शो से इंस्पायर कर बनाया गया है। चाहे आप बात बैकयार्ड में गार्डन की क्यों ना ले लो, जहाँ पर विजन सिर्फ 2 ही झूले बनाता है, मानो जैसे कि विजन को पता है कि वांडा को ट्विंस होने वाले हैं, जो कि शो में आगे होता भी है। लेकिन उसके अलावा हम शो के स्टार्ट के इंट्रो में देखते हैं कि किस तरीके से विजन वांडा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहा है। और इसी इंट्रो में हम एक्सॉन सिंबल को भी काफी बार अपीयर्स होता हुआ देखते हैं। अगर इस एक्सॉन सिंबल की थोड़ी बहुत डिटेल्स की बात करूँ तो पहले तो ये सिंबल मुझे मार्वल के गेम दी एवेंजर्स के एम के लोगो की याद दिलाते हैं, जिसे शायद यहाँ पर जानबूझकर एज ए रेफरेंस डाला गया है। यानी कि हो सकता है कि ये टीज हमें मोडॉक की कंपनी एडवांटेज आइडिया ऑफ मैकेनिक्स की याद दिला रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस हेक्सागन के सिंबल का मतलब है विच क्राफ्ट, जिसमें इस टाइप के सिंबल्स को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है किसी पर स्पेल करने के लिए। और शो में शायद वैसा हुआ भी है, खास करके वांडा के कैरेक्टर पर। यानी यहाँ पर शक सीधा एग्नेस के कैरेक्टर पर जाता है, जो कि रूमर के अकॉर्डिंग एमसीयू के यूनिवर्स की एगाथा हार्कनेस है, जिसकी ऑलरेडी डिटेल में आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। लेकिन अब तक जो राज एग्नेस के कपड़ों पर लगी हुई स्पिन का बना हुआ है, वो अब भी वैसा ही है कि उस स्पिन में वो 3 कैरेक्टर कौन है और क्या सच में एग्नेस ही एगाथा हार्कनेस है। तो चलिए आते हैं फिर से टाइटल पर, जिस टाइटल में हम वांडा विजन को आने वाले बच्चों के लिए शॉपिंग करते हुए अपने नेबर्स से मिलते हुए देखते हैं, जिसमें विजन वांडा का हिसाब से काफी ज्यादा ध्यान रख रहा है। और इसके अलावा जब ये टाइटल खत्म होता है तो हम वांडा विजन के नाम के साथ साथ नीचे इन कलर भी देखते हैं, जो हमें यही बताता है कि पूरा का पूरा एरा चेंज हो गया है, जिसमें अभी शो का पूरा फोकस 70s के टाइम पीरियड में है, ठीक पुराने सिटकॉम के शो की तरह, जिसमें हम बैकग्राउंड में फेक स्क्रीन भी बिल्कुल साफ देख सकते हैं और वहाँ पर रह रहे नेबर्स के अजीब बर्ताव भी, खास करके हार्बर में, जिसकी बात मैं आगे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सीधे दिखाया जाता है एक डॉक्टर जो ये चेक कर रहा है कि सच में वांडा प्रेग्नेंट है भी या नहीं, जिसके बाद वो चेकअप करके इसकी कंफर्मेशन देता है कि हाँ, वांडा प्रेग्नेंट है, जिसका पता हमें इसके एपिसोड नंबर 2 में ही चल गया था। लेकिन यहाँ पर फन क्रिएट करने के लिए इस सीन को डेफिनेटली थोड़ा फनी बनाने की कोशिश की गई है, जो कि ऑब्वियसली ये सीन लगता भी है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वांडा एक ही रात में 4थे मंथ की प्रेगनेंसी में है, जो बात वांडा को नहीं बल्कि विजन को
हिसाब से काफी ज्यादा अजीब लग रही है और वो इसका जवाब डॉक्टर से पूछने की भी कोशिश करता है, लेकिन वांडा उसे बार बार इंटरप्ट कर रोक देती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे और वो डॉक्टर निल्सन को बाहर तक छोड़ दे। जहाँ जाते वक्त विजन डॉक्टर से ये प्रॉमिस लेता है कि वो इसकी बात नेबर्स क्या पूरे टाउन में किसी को भी ना बताए, क्योंकि सब कुछ बहुत ही जल्दी हो रहा है। जिस बात पर डॉक्टर एग्री होकर विजन को यही कहते हैं कि वो वैकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं और हाँ, वो ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। और फिर हम देखते हैं हावा को, जो गार्डन की ग्रास कटिंग करते वक्त इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगा है कि वो ग्रास की जगह अब अपने ही घर की फेंस को काट रहा है, मानो जैसे उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन विजन उसे इग्नोर कर सीधे घर के अंदर जाता है और देखता है कि वांडा 4 महीने की प्रेगनेंसी में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 6 महीने की प्रेगनेंसी में है, जो और भी काफी ज्यादा क्विक हो रहा है। जिसके बाद वांडा अपने आने वाले बच्चे के लिए एक पूरे के पूरे बेडरूम को रेडी करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और विजन जल्दी से सीखना चाहता है कि बच्चों को किस तरीके से पाला जाता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि एक बेबी वांडा के पेट में किक करता है और ऑब्वियसली विजन फिर से हैरान है। लेकिन उसी बीच हम नोटिस करते हैं कि वांडा के एक्साइटमेंट लेवल की वजह से वो अपनी खुद की पावर को इतना ज्यादा यूज कर रही है कि नकली बटरफ्लाई को भी वो अपनी इस दुनिया में जिंदा कर देती है और बाद में विंडो खोलकर वो उन्हें वहाँ से निकाल भी देती है बाहर। ये चीज हमें यही बताती है कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो अपनी इस दुनिया में किसे भी जिंदा कर सकती है, जो अभी के लिए तो फिलहाल तो इसके तीसरे एपिसोड को देखकर ऐसा ही लग रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि विजन अपने उस होने वाले बच्चे का नाम टॉमी रखना चाहता है, लेकिन वांडा बिली, जिस नाम पर अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये नाम एमसीयू की कॉमिक बुक में वांडा और विजन के ही ट्विंस विकिन एंड स्पीड का है। खैर, तो उसके बाद वांडा वहाँ पर एक पेंटिंग भी बनाती है ये कहकर कि इससे अच्छा होगा कि एक बेटी हो जाए, जिसकी वजह से नाम का टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उस पेंटिंग में हम एक स्ट्रोक को बच्चा लिया हुआ देखते हैं, जिसे काफी शुभ माना जाता है। और स्ट्रोक की कहानी तो आप सभी को पता होगी, जो खास करके पेरेंट्स अपने बच्चों को सुनाते हैं, वो भी तब जब उनके घर एक और बेबी आने वाला होता है तो। और अब विजन की कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि 3 दिन में वांडा की डिलीवरी होने वाली है और अब इन 3 दिनों में विजन खुद को प्रिपेयर कर रहा है आने वाले बच्चे के लिए, जैसे कि उस बच्चे को कम से कम समय में डायपर पहनाना। और अगर देखा जाए तो सभी एपिसोड्स में हम विजन को ऐसी ही काफी फास्ट सी हरकतें करते हुए देख रहे हैं, जिसमें इस बार इसके तीसरे एपिसोड में हम विजन को उसी स्पीड से भागता हुआ भी देखते हैं, खास करके तब जब वो डॉक्टर निल्सन को अर्जेंटली लेने के लिए जाता है तो। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वांडा को बीच बीच में पेट में दर्द होता है, यानी कि उसकी डिलीवरी का टाइम काफी नजदीक आ गया है। लेकिन उसी बीच वांडा के ऐसे दर्द की वजह से शायद वांडा अपनी पावर्स को यूज करती है काफी ज्यादा, जिसके कारण से लाइट की फ्लक्चुएशन भी होती है और उससे वांडा विजन दोनों ही डरते हैं। और तब जाकर हमें मिलता है कॉमिक बुक का ये आइकॉनिक पोज। और वांडा की इस पावर को यूज करने की वजह से विजन ये चेक कर रहा है कि वांडा की इस पावर का असर नेबर्स के घर पर तो नहीं हुआ है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वांडा की पावर का वो असर एक्चुअल में डॉटी के घर पर हुई है, जहाँ पर उसके घर की लाइट चली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब विजन वापस आता है तो वांडा उससे यही कहती है कि क्या ये सब उसकी गलती है और क्या उसकी इन गलतियों की वजह से नेबर्स को उनकी पावर्स के बारे में पता भी चलेगा या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि विजन का बिहेवियर पहले से काफी ज्यादा बदल गया है और उसने छोटी छोटी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया है, जैसे कि इसके पहले एपिसोड में मिस्टर हार्ट के गले में कुछ अटक जाना और उसके बाद बाहर हार्ट की अजीब हरकतें, जिस कारण से विजन को ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अचानक से ग्लिच की वजह से विजन फिर से पीछे चला जाता है, मानो जैसे उसे किसी ने रिवाइंड किया है। और इस बार विजन चीजों को स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रहा है, जो चीज वांडा सुनना चाहती है। और बैकग्राउंड को अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो इस सीन को देखकर आप बैकग्राउंड को नोटिस कर सकते हैं, जहाँ हमें फिर से हेक्सागोन के सिंबल नजर आते हैं। वेल, तो पहले बात कर लेते हैं इस अजीब से ग्लिच की, जिसे देखकर ये बात तो मैं बिल्कुल श्योरली कह सकता हूँ कि इस बार जो कुछ भी विजन के साथ हुआ है वो डेफिनेटली वांडा ने नहीं बल्कि किसी और ने ही किया होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब भी वांडा सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करती है तो वो सीधे उन चीजों को रिवाइंड कर देती है, लेकिन इस बार यहाँ पर रिवाइंड नहीं बल्कि एक ग्लिच को यूज किया गया है। खैर, तो उस ग्लिच के बाद विजन वांडा को यही कहता है कि बच्चे का नाम बिली ज्यादा अच्छा रहेगा और वांडा अब टॉमी के नाम पर अटकी हुई है। जिसके बाद फिर से वांडा को लेबर पेन होता है, लेकिन विजन की दी गई सलाह वांडा यूज करती है, यानी कि वो अजीब सी आवाज जिससे वो खुद को शांत रखे, और वो तरीका काम आता है और चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनके घर में बारिश होने लगती है, जिसका जोक वांडा अपने वाटर ब्रेक से करती है। और फिर उसके बाद इसके तीसरे एपिसोड में भी हमें एक छोटा सा कमर्शियल एड देखने मिलता है, लेकिन इस बार इस एड में बच्चे और वही पुरानी लेडी है जो सिचुएशंस को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती घर की, जिन सभी से वो पूरी तरीके से तंग हो गई है। जिसके बाद हम एक शख्स की आवाज सुनते हैं जो उस औरत को यही कहता है कि अगर आपको ब्रेक चाहिए तो हमारे साथ आइए, जिसमें हम उस औरत को एक काफी शांत सी जगह पर बाथ टब में लेटा हुआ देखते हैं, वो भी एक सोप के साथ, जिस सोप का टाइटल हाइड्रा सोक है और नीचे टाइटल फाइंड द गॉडेस है। वेल, अब इस एड को थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करें तो थियरीज तो यही निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे हाइड्रा इन्वॉल्व है, जिन्होंने विजन के मर जाने के बाद वांडा की सिचुएशन देखी जो आउट ऑफ कंट्रोल थी, जिसे इस एड में भी हमें दिखाया जाता है कि उस शख्स के हट जाने के बाद वांडा यानी कि वो
औरत घर की सिचुएशन को बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकती। जिस केस में वांडा का भी मेंटल ब्रेकडाउन कुछ इसी तरीके का हुआ होगा विजन के चले जाने के बाद। यानी कि उससे किसी न किसी ने तो कांटेक्ट किया ही है, जिस कांटेक्ट में उसके दिमाग में एक अलग सी दुनिया बनाने का आइडिया डाला गया है, जिस दुनिया को वांडा ने क्रिएट भी किया है। अब फिलहाल तो जैसे कि मैंने कहा, इसके तीसरे एपिसोड्स को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है और हाइड्रा के चांसेस इस बार काफी ज्यादा है। और हाँ, इसके अलावा स्ट्रकर के उस एड में हाइड्रा के लोगो में 666 को नोटिस किया गया था और उसके अलावा उसके पहले एपिसोड में उस टोस्टर के भी इस सिंबल में 666 को नोटिस किया गया था, जिसे अगर ऐसे ही देखें तो वो W लगता है, जिसका रेफरेंस वंडर मैन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। यानी कि ये एक हिंट वंडर मैन से रिलेटेड हो सकता है, जिसकी मदद से विजन को जिंदा किया जाए। अब वो कैसे होगा उसका तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं, लेकिन अब रेफरेंस आ रहे हैं तो उस पर बात करना तो बनता ही है। और रही बात इन 666 की, तो अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 666 का मतलब है किसी डीमन की साइन। और अगर MCU के यूनिवर्स में अगर इन 666 के मतलब को जाने तो मेफिस्टो का ही नाम निकल कर आता है। यानी कि डेविल जो मेफिस्टो है वो कहीं ना कहीं वांडा विजन की इस सीरीज में इन्वॉल्व है। इसीलिए इसके एपिसोड नंबर 2 में सभी लोगों ने बच्चों को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर किया था वांडा और विजन को, जिसके चलते वांडा अब प्रेग्नेंट है। यानी देखा जाए तो टाउन में रह रहे कुछ लोग शील्ड के एजेंट हो सकते हैं, यानी कि हाइड्रा के, और बाकी कुछ लोग ऐसे ही आकर यहाँ पर फंस गए होंगे, या फिर वो लोग कहीं ना कहीं विच ट्रायल का हिस्सा है। और याद रहे उस कमर्शियल में हमें गॉडेस का नाम भी नजर आता है, जिनका कनेक्शन ऑब्वियसली मेफिस्टो से काफी ज्यादा है। और अब फिर से आते हैं उस कमर्शियल के बाद के शो पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि बारिश के कारण वांडा का पूरा घर भीग गया है। और जैसे ही बारिश बंद होती है तो वांडा बाहर निकलकर अपनी पावर से हवा के रुख को सीधे अपने घर के अंदर बुलाती है, जिसके कारण से विजन ऑलमोस्ट उड़ने ही वाला होता है। लेकिन कुछ ही देर में सिचुएशन काफी ज्यादा ठीक हो जाती है। यानी कि वांडा का घर जिन सभी पावर्स को यूज करते वक्त वांडा बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन अब वांडा को लग रहा है कि उसकी डिलीवरी का वक्त हो गया है, इसलिए डॉक्टर नील्सन को जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। जिसके जवाब में विजन यही कहता है कि डॉक्टर नील्सन वैकेशन के लिए जाने वाले हैं, जिन्हें वो अपनी काफी क्विक स्पीड से जाकर रोकेगा। जिस स्पीड को देखकर मेरा अंदाजा तो यही है कि बार बार इस स्पीड के रेफरेंस को वैकेन और स्पीड के आने के इंडिकेशन की वजह से ही यूज किया जा रहा है। और हाँ, वंडर मैन के कैरेक्टर को कौन भूल सकता है, जिसकी पावर्स भी कुछ इसी तरीके की है। तो विजन के जाते ही वांडा को अजीब सा साउंड सुनाई देता है, जिसे चेक करने के लिए वो जैसे ही बच्चों के बेडरूम की तरफ बढ़ती है तो बेल डोर रिंग होती है। जिसके बाद वो जल्द ही एक कोट पहन लेती है ताकि बाहर के लोग ये नोटिस ना करे कि एक रात में वांडा जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। और जैसे ही वो डोर खोलती है तो हम डोर पर जेरल्डीन के कैरेक्टर को देखते हैं, जो वहाँ पर वांडा से एक बकेट लेने के लिए आई है, क्योंकि उसके घर की सिचुएशन भी वांडा की ही घर की तरह हो गई है। यानी कि पाइप लीक्स की वजह से उसके घर में भी पानी पानी हो गया है। जिसके बाद वांडा उसे डोर के पास ही रुकने के लिए कहती है और वो जल्दी से किचन में जाकर बकेट ढूंढना शुरू करती है। जिस हड़बड़ी की वजह से हम बार बार वांडा के जैकेट को चेंज होता हुआ देखते हैं। जिसके बाद जेरल्डीन सीधे किचन में आकर बकेट ले लेती है और देखती है वांडा के हाथ में कुछ फ्रूट्स को लिए हुए, जिसके पहले वांडा को ऐसा लगता है कि उसने उसे प्रेगनेंसी की हालत में देख लिया है। जिसके बाद जेरल्डीन उस एप्पल को लेकर सीधे वांडा को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है, जो सुनने में वांडा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम एक जीते जाते स्ट्रोक को देखते हैं घर में, जो ऐसे ही वहाँ पर बिंदास घूम रहा है। जिसके बाद वांडा जेरल्डीन को बातों में फंसाकर उसे अपनी कहानी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। और वहीं हम देखते हैं वांडा को अपनी पावर को यूज करते हुए जिन पावर्स की मदद से वो स्ट्रोक को गायब करने की कोशिश करती है, जो वांडा की उसी पेंटिंग से जिंदा होकर बाहर आया है। लेकिन वहाँ पर वांडा का वो पावर उस स्ट्रोक पर बिल्कुल भी असर नहीं करता और वो स्ट्रोक बार बार ऐसे ही बीच में वांडा को डिस्टर्ब करता रहता है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे जेरल्डीन की पैंट्स पर नजर डालता है, जिस पर फिश बनी हुई है। और वांडा की इस दुनिया में कोई किसी भी चीजों पर बहुत ही जल्दी भरोसा कर लेता है इल्यूजन के चलते, जो शायद वो स्ट्रोक भी कर रहा है उन पैंट्स पर उन फिश को असली समझकर। लेकिन जेरल्डीन की हरकतों की वजह से वो स्ट्रोक वहाँ से सीधे भाग जाता है। लेकिन उसके पहले हम जब जेरल्डीन के कैरेक्टर को काफी अजीब सा बिहेव करते हुए देखते हैं, वो भी तब जब वो स्ट्रोक आवाज निकालता है। ऐसा लगता है कि जेरल्डीन एक काफी अजीब सी दुनिया में आ गई है, जो कि ऑब्वियसली वो है ही, क्योंकि वो एक सॉर्ड एजेंट है जो यहाँ पर उसी प्लेन से एक रात पहले आई है, जिस रात वांडा और विजन को बाहर से काफी तेज आवाजें आ रही थी। और अगली सुबह जब डॉटी की उस मीटिंग में वांडा जेरल्डीन से उसका नाम भी पूछती है, तो वो उसे अपना नाम नहीं बता पाती, वो भी तब तक जब वांडा उसे टच करती है। तो थियरी के हिसाब से कहा तो यही जा रहा है कि मोनिका को अपना पूरा का पूरा रोल वांडा को टच करने के बाद ही पता चला कि उसका कैरेक्टर वांडा की उस दुनिया में कैसा है। प्लस कुछ टीजर से तो बात ये भी साफ हो जाती है कि वो बीकीपर एक्चुअल में सॉर्ड का एक ऐसा एजेंट है जिसने वांडा की इस दुनिया में आने से पहले एक काफी अलग तरीके का सूट पहना हुआ था, जो वांडा की दुनिया में आने के बाद एक बी कीपर में कन्वर्ट हो गया। और अब यहाँ पर एमसीयू की तरफ से बी को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि बीस को दो दुनिया का एक ऐसा कनेक्शन माना जाता है जो लोगों को मरने के बाद भी हेवन में नजर आएगी। और यहाँ पर बी का कनेक्शन शायद इसीलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि सॉर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं वांडा से कनेक्शन बनाकर यही जानना चाहता है कि उसके साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है। यानी कि सॉर्ड की एजेंसी कहीं ना कहीं अच्छे के साइड में है, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि फिलहाल तो इसके 3 एपिसोड्स को देखकर कुछ ऐसे
ऐसा ही लग रहा है। और इसके अलावा मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर जेराल्डीन की बात करें, जो फिलहाल तो वांडा की इस दुनिया में इसी नाम से जानी जाती है, तो उसकी प्रमोशन की उस कहानी पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो वो कहानी हमें मिस्टर हैडरॉक नाम के कैरेक्टर का नाम बताती है, जिस कैरेक्टर को अगर एमसीयू के यूनिवर्स में देखा जाए तो जी हाँ, मायरा हैडरॉक नाम से एमसीयू में मार्वल कॉमिक में एक कैरेक्टर है, जो पैरामोथिस डिवाइन नाम के एक प्रोजेक्ट में बराबर की हिस्सेदार थी, जिस प्रोजेक्ट से उसे निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने उसी प्रोजेक्ट को चुरा लिया था। और इसके अलावा ये नाम लूरा हाइड्रिक का भी है, जिन्हें हमने एमसीयू के यूनिवर्स में दो कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखा है। एक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में, जिसमें वो पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड की माँ बनी थी, और दूसरी एक फैन कैप्टन अमेरिका की। लेकिन फिलहाल तो ये हेडविग के नाम का रेफरेंस इन दोनों में से किस कैरेक्टर को जाता है, वो बात तो हमें एमसीयू के फ्यूचर या फिर वांडा विजन की सीरीज के एंड में ही पता चलेगी। खैर, तो अब आते हैं एपिसोड पर, जहाँ पर गेराल्डीन सीधे वांडा के उन बच्चों के कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो स्ट्रोक भी भाग कर गया है और पेंटिंग से उसने खुद को मैच कर लिया है। जिसके बाद गेराल्डीन को पता चल जाता है कि वांडा प्रेग्नेंट है, क्योंकि वांडा को वहाँ पर लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो वांडा को वहाँ से सीधे निकालकर हॉल में लेके आती है और उसे सोफे पर लेटने के लिए कहती है, लेकिन वांडा के पास उतना टाइम नहीं, इसलिए वो सोफे के पीछे ही लेट जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं विजन को डॉक्टर नील्सन के पास काफी जल्दी पहुंचकर उन्हें जल्दी से उठाकर अपने घर की तरफ भागते हुए। और अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो डॉक्टर नील्सन अपनी कार को रिपेयर कर रहे हैं, जो कि शायद वांडा की इस दुनिया में चलती नहीं है। और हाँ, उसके बाद डॉक्टर नील्सन एक और स्टेटमेंट देते हैं इस छोटे से टाउन से बाहर ना निकलने की, मानो जैसे वो और उनकी वाइफ बाकी दूसरों की तरह इस दुनिया में फंसे हुए हैं, जो कहीं भी बाहर बिना किसी की परमिशन के नहीं जा सकते। जो बात डॉक्टर सिचुएशन खत्म होने के बाद विजन से कहते हैं घर से बाहर निकलते वक्त। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि घर पर वांडा की डिलीवरी का काम ग्वेंडल ने संभाला है, जिसे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए कि वांडा इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हुई। और साथ ही साथ वो काफी अजीब सी सिचुएशन घर में होते हुए देखती है, क्योंकि वांडा अपनी पावर्स को काफी फोर्सफुली यूज कर रही है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद वांडा एक बेबी बॉय को जन्म देती है, जिसे देखकर वांडा बहुत ही ज्यादा खुश है। और वहीं पर तुरंत बाद में विजन भी पहुंचता है डॉक्टर को लेकर, जिस मोमेंट को देखकर विजन यही कहता है कि उसने काफी अच्छी चीज मिस कर दी। जिसके बाद ग्वेंडल डॉक्टर को अपने साथ लेकर किचन की तरफ जाती है और वांडा विजन से यही कहती है कि वो बच्चे को उसका असली रूप दिखाए। और विजन अपने असली रूप में अपने बच्चे को अपनी शक्ल दिखाता है और विजन उस बच्चे को हाथ में लेकर उसे उसका नाम टॉमी देता है, जिस नाम को सुनकर वांडा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इतना खुश कि उसे दूसरा लेबर पेन शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि वांडा को 2 बच्चे हुए हैं, जिनकी डिलीवरी करने के बाद वांडा बिल्कुल नॉर्मल है। और अब उन दोनों बच्चों को बिली और टॉमी का नाम दिया गया है, यानी कि वीकेंड और स्पीड का। जिसके बाद डॉक्टर वांडा के एक बच्चे को उसे हैंड ओवर कर वेंडल को यही कहते हैं कि वो एक काफी अच्छी नर्स बन सकती है। और बाद में विजन डॉक्टर को अपने साथ घर के बाहर तक ले जाता है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, क्योंकि डॉक्टर की यही डिमांड है। जिसके बाद डॉक्टर विजन से उसी ट्रैप की बात को कर वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं एग्नेस और हार्प को बाहर ही घर के पास खुसफुसाते हुए। जिसके बाद विजन उन दोनों के पास जाकर यही पूछता है कि वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा बदल जाती है, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर बात वांडा की नहीं बल्कि गैरल्ट की कर रहे हैं, जो इस टाउन में इतनी ज्यादा नहीं है कि उसका खुद का घर नहीं, और यहाँ तक कि वो उन जैसी भी नहीं है। अब गेराल्डीन को लेकर जो डिटेल मैंने आपको दी है, यहाँ पर शायद उसी का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा डिटेल तो हमें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दी जाती। हालांकि उसकी कोशिश हार काफी अच्छी तरीके से करता है, लेकिन एग्नेस उसे बार बार स्टॉप इट कहकर रोक देती है, ठीक इसके पहले एपिसोड के मिसेस हार्ट की तरह, जो ऐसे ही स्टॉप के नारे अपने पति को नहीं बल्कि वांडा को लगा रही थी। लेकिन यहाँ पर एग्नेस हार्प को ऐसा कहकर इस दुनिया में रहने के लिए कहती है शायद कि वो कोई भी डिटेल विजन को ना बताए। यानी देखा जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि विजन के लिए ही इस पूरे के पूरे टाउन को क्रिएट किया गया है, जो कि वांडा ने किया है, ताकि वांडा उसके साथ हंसी खुशी रह सके। जिसके बाद उसी मिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए एग्नेस और हार्प वहाँ से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चले जाते हैं, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और घर के अंदर हम वांडा को गेराल्डीन के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वांडा अपने दोनों ट्विंस को देखकर अपने भाई पेड्रो यानी कि क्विकसिल्वर को याद करती है। जिसके बाद वहाँ पर गेराल्डीन का रिएक्शन काफी ज्यादा बदल जाता है और वो वांडा की इस दुनिया से निकलकर अपनी असली दुनिया में आ जाती है, जैसे कि उसका मकसद क्या है और वो यहाँ पर किस लिए है। जिसके बाद वो वहाँ पर सीधे वांडा को यही बताती है कि उसका भाई पेड्रो अल्ट्रॉन के हाथों मारा गया था। जिस बात को सुनकर वांडा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और बार बार वो गेराल्डीन से यही पूछती है कि वो है कौन। और गेराल्डीन बातों को घुमाकर उसे सब कुछ भूलने के लिए कहती है। और इसके अलावा हम वांडा को सुकोवियन लैंग्वेज में बच्चों को गाना गाते हुए भी सुनते हैं, जिससे ये बात भी साफ होती है कि वांडा अपने होम टाउन को बिल्कुल भी नहीं भूली है, ठीक बैरन ज़ीमो की तरह। और हाँ, इसके अलावा आपने मोनिका रैम्बो के इयररिंग्स को तो काफी ज्यादा ध्यान से देखा होगा, जो कि अगेन हेक्सागोन सिंबल की याद दिलाता है। और उसके बाद वांडा अपने उन क्वेश्चंस की बारिश को पूरी तरीके से जारी रखती है मोनिका रैम्बो पर। जिसके बाद उसकी नजर मोनिका के नेकलेस पर जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से चौंक जाती है, क्योंकि वो सिंबल स्वॉर्ड का है, जिसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और अब वांडा नहीं चाहती कि मोनिका उसकी दुनिया में रहे, और ऐसा
ऐसा ही होता है जब विजन वांडा को देखने पूरी प्रिपरेशन के साथ घर के अंदर एंटर करता है, लेकिन वहाँ पर उसे मोनिका नजर नहीं आती, जिसके बाद वांडा यही कहती है कि वो अपने घर चली गई। और हम देखते हैं स्क्रीन की साइज को चेंज होते हुए और साथ ही साथ मोनिका रैम्बो को वांडा की दुनिया से बाहर निकलते हुए, जिसकी डिटेल फिलहाल तो अच्छी तरीके से नहीं दी गई, लेकिन ट्रेलर में इसकी डिटेल बताई गई थी कि कैसे वांडा ने उसे अपनी इस दुनिया से बाहर फेंका, वो भी दिन के वक्त अपने घर की दीवार को तोड़कर, जिसे बाद में वो रिवाइंड कर पूरी तरीके से ठीक भी कर लेती है। और जैसे ही मोनिका रैम्बो वांडा की उस दुनिया से बाहर निकलती है, यानी कि वेस्ट व्यू से, तो दिन से सीधे वो रात में पहुंच जाती है, यानी कि असल दुनिया में, जहां पर स्वॉर्ड के सभी लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ उसका वेट कर रहे थे। तो नो डाउट कि मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर को वांडा ने ही अपनी दुनिया से निकालकर बाहर फेंका है, क्योंकि हम वांडा की पावर्स को मोनिका के कैरेक्टर के इर्द गिर्द काफी अच्छी डिटेलिंग में देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो अब भी बना हुआ है कि वांडा ने इस पूरी की पूरी दुनिया को क्रिएट कैसे किया, या फिर उसने ये काम किया है या फिर किसी और ने। और अगर उस डिटेल की भी बात करें तो हेलीकॉप्टर के उस सीन की बात करें जो हमें ट्रेलर में दिखाया गया था, तो उस सीन को देखकर ये बात साफ साफ पता चलती है कि इस हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द जो शील्ड बनी हुई है वो वांडा के पावर से ही बनी है। लेकिन इस सीन को देखकर अगर आपने कोई चीज नोटिस नहीं की है तो वो यही है कि इस शील्ड को टेलीविजन की स्क्रीन की मदद से बनाया गया है, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन जैसी पावर से, जो कि वांडा की कलर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। यानी यहाँ पर शक किसी और ही कैरेक्टर पर जाता है, जिसने शायद वांडा के लिए इस दुनिया को पूरी तरीके से सच बनाया है, जो दूसरे लोगों को दिखने में काफी ज्यादा रियल लगती है, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल, जिसमें एंटर करने के बाद वो वांडा की दुनिया में एंटर कर लेते हैं। यानी अगर देखा जाए तो वांडा विजन के बाकी के एपिसोड्स में इसकी डिटेलिंग भी दी जाएगी कि वांडा की ये दुनिया कैसे बनी और मोनिका रैम्बो ने वांडा की उस दुनिया में कैसे एंटर किया था, जिस वजह से मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वांडा विजन के अगले 4th एपिसोड को देखने के लिए। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक और डिटेल देता हूँ, जैसे कि वांडा विजन की सीरीज की पूरी इंस्पिरेशन वांडा विजन की कॉमिक द विजन एंड द स्कारलेट विच से ली गई है, जिसके पहले इशू को यह 1985 में रिलीज किया गया था और उसके टोटल 12 इश्यूज निकल कर आए थे। जिस कॉमिक बुक के अगर आप इशू को पढ़ोगे तो आपको कॉमिक बुक से लेकर सीरीज की स्टोरी काफी हद तक सेम लगेगी। यहाँ तक कि 2nd एपिसोड में दिखाए गए उस मैजिशियन शो में भी जिन नामों को यूज किया गया है, जैसे कि ग्लैमर और इल्यूजन को, तो ये नाम भी उसी कॉमिक बुक के 2 कैरेक्टर के हैं, जिस कॉमिक बुक में डॉक्टर स्ट्रेंज भी है और बाकी दूसरे विलेंस भी, खास करके ग्रिम द रीपर। और हाँ, इसके अलावा उस कॉमिक बुक में वंडरमैन का कैरेक्टर भी है और एगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर भी आपको उस कॉमिक बुक में देखने मिलता है। लेकिन मैग्नीटो की बात करें तो उससे लेकर मैं इस सीरीज में तो यही कहूंगा कि फिलहाल तो ये पॉसिबल नहीं और इस कैरेक्टर को इतनी जल्दी एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। और इसके अलावा बात करें ग्रिम द रीपर की गर्लफ्रेंड नकीरा की, तो इस कैरेक्टर के चांसेस भी मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं वांडा विजन की सीरीज में होने के। तो अब इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आपको वांडा विजन का एपिसोड नंबर 3 कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है बाकी दोनों एपिसोड्स के मुकाबले में। और हाँ, इस वीडियो की डिटेलिंग भी जो अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।